हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केसीसी एजुकेशन में। मेरा नाम है कौशल कुमार और आप सभी को पता है ये चल रही है हिस्ट्री की सीरीज। जी हां दोस्तों, आज हिस्ट्री की सीरीज में आप सभी को पता है हम महान सम्राट अशोक के बारे में कराने वाले हैं। हम मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ा रहे हैं और हमने बताया कि मगध साम्राज्य पे प्रमुख रूप से 7 राजवंशों का शासन हुआ, जिसमें से हम आपको 3 वंश करा चुके हैं। और हमने बताया था चौथे वंश के बारे में कि नंद वंश के जो अंतिम शासक थे घनानंद, उनकी हत्या करने के बाद या उनको मौत के घाट उतारने के बाद एक नए साम्राज्य की स्थापना चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने करी, जिसका नाम था मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य के जो पहले संस्थापक थे वो थे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य। फिर उसके बाद उनके बेटे आए बिंदुसार और बिंदुसार के बेटे फिर हमारे रहे अशोक। तो इन अशोक की कहानी हम आज बताने जा रहे हैं आपको। तो अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था और इनकी माता, मैंने आपको बताया था कि बिंदुसार की लगभग हमारी 16 रानियां बताई जाती हैं और 101 उनके पुत्र बताए जाते हैं। उनमें से ही ये थे हमारे सम्राट अशोक। जी हां, एक पुत्र। और इनकी माता का नाम था हमारा क्या? शुभद्रांगी। जी हां, शुभद्रांगी इनकी माता जी का नाम था और इनका जन्म हुआ था हमारा पाटलिपुत्र में 304 बीसी में। जी हां, इनका जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था। अगर इनकी पत्नियों को देखो तो 4 पत्नियां थी इनकी। पहली हमारी पद्मावती, ये पद्मावती और जो पद्मावत मूवी वाली पद्मावती है उनमें अंतर है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इनकी एक पत्नी का नाम क्या था? पद्मावती। दूसरी पत्नी का नाम था हमारा तिष्या रक्षा और हमारा तीसरी पत्नी का नाम था हमारा इनका महारानी देवी और चौथी पत्नी का नाम था इनका करूब की। जी हां, करूब की नाम की या कौरव की नाम की इनकी एक क्या थी? कौरव की भी कहते हैं इसको, करूब की भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इनकी पत्नी थी और ये इनकी सेकंड वाइफ थी, ध्यान रखिएगा। और ये इनकी फर्स्ट वाइफ थी जो देवी थी। ये जो महारानी देवी थी ये एक व्यापारी की बेटी थी। तो जब इससे विवाह हुआ तो ये अपने घर से इनके साथ नहीं आई। हालांकि इनको अशोक बुलाने गए 1-2 बार, ये फिर भी नहीं आती हैं। और अंतिम रूप से अशोक इंतजार करते करते इनकी मुलाकात किससे होती है? करूबकी से होती है। जब ये उड़ीसा की तरफ अपना ऐसे ही दौरा करने गए थे, घूमने गए थे, तो उड़ीसा में जिसको उस समय पर कलिंग कहा जाता था, वहीं पर इनकी मुलाकात करूबकी से होती है और करूबकी से इनको प्रेम हो जाता है। इसीलिए इनको करूबकी को इनकी प्रेयसी या प्रेमिका भी कहा जाता है। और कलिंग में युद्ध का कारण कुछ लोग मानते हैं कि यही थी जिसकी वजह से कलिंग का युद्ध किया गया। चलिए आगे बात करते हैं। तो आपको पता है कि सम्राट अशोक ने अपने भाइयों को हत्या कर दी और उसके बाद राजगद्दी पर ये बैठे तो अपने भाइयों को निपटाकर पूरी तरीके से, ताकि कोई विरोध करने वाला बचे ही ना। इसके बाद पुराणों में अगर देखें तो पुराणों में इनका नाम अशोक वर्धन है। इनका नाम क्या है? अशोक वर्धन। अगर इसके बाद देखोगे तो जो कलिंग था, इनके जो दादाजी थे यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कलिंग पर अपने समय में जीतने के लिए उस पर आक्रमण किया, युद्ध किया, लेकिन फाइनली वो कलिंग को जीत नहीं पाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, वो कलिंग को जीत नहीं पाते हैं। इसी चीज का बदला लेने के लिए सम्राट अशोक ने जैसे ही वो राजगद्दी पर बैठते हैं तो उसके कुछ समय के बाद 261 बीसी में वो किस पर आक्रमण कर देते हैं? उड़ीसा पर। उड़ीसा मतलब उस समय पर उसका नाम कलिंग था। तो ये कलिंग पर आक्रमण कर देते हैं। उस समय पे यहाँ के जो राजा थे, हम आपको पता चलेगा क्या? अनंत पद्मनाभन, ठीक है ना? तो इस नाम के राजा थे। इस पर आक्रमण करते हैं अशोक और इनको फाइनली हरा देते हैं। लेकिन ये अशोक के जीवन का पूरा निर्णायक युद्ध माना जाता है। ऐसे कहते हैं कि जब अशोक अपनी सेना को लेकर यहां पर पहुंचे तो इतनी मार काट किया, इतने लोगों का गला काटा कि बहुत सारी महिलाएं विधवा हो गई, कोई अनाथ हो गया, किसी का बेटा मर गया। ऐसा बताते हैं। यहां पर एक नदी थी, इतना रक्तपात हुआ कि उस नदी का पूरा जल सफेद नहीं बल्कि क्या दिखाई दे रहा है? पूरा का पूरा लाल दिखाई दे रहा है। इतना ज्यादा भीषण एक तरीके से युद्ध था, जिसको देखने के बाद ऐसा बताते हैं कि वहां की चीख चिल्लाहट, इतनी ज्यादा पीड़ा को देख के अशोक के मन में भी पीड़ा आई, उसके अंतर आत्मा जगी और बताते हैं कि अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया इतने भीषण तबाही को देखने के बाद कि मैंने क्या कर डाला है, पूरी की पूरी मानव जाति का तहस नहस कर दिया। और बताते हैं कि इसके बाद इन्होंने कसम खाई। क्यों? क्योंकि उड़ीसा से ही बिलोंग करती थी कौन? ये करूबकी। और ऐसा बताते हैं कि करूबकी ने ही कहा था कि अब महाराज आपको यह करना है, अगर आप पश्चाताप करना चाहते हैं कलिंग के युद्ध का, तो आपको क्या करना है? आप
मतलब एक तरीके से मानवता के एक तरीके से उस पे रास्ते पे आ जाइए और पूरे संसार को ही मानवता के रास्ते पर लेकर आइए। तो कई सारे अभिलेखों से पता चलता है कि करूबकी नाम की जो इनकी प्रेयसी थी, इन्होंने इनको प्रेरणा दी और फिर इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया और बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद, इसके अनुयायी बनने के बाद इन्होंने पूरे मतलब एक तरीके से अपने साम्राज्य में भी और आसपास के देशों में भी मैसेज भिजवाना स्टार्ट किए कि कोई भी अत्याचार ना करे। तो इनके हृदय परिवर्तन के पीछे करूबकी मानी जाती हैं कुछ अभिलेखों के माध्यम से। तो देखिए जरा, कलिंग का युद्ध यह निर्णायक युद्ध था, निर्णायक युद्ध था, इतना भीषण युद्ध था कि कलिंग की एक नदी का जल लाल हो गया। इसके बाद इसका हृदय परिवर्तित हो गया और बौद्ध धर्म को इन्होंने अपना लिया। अपने पुत्र महेंद्र, इनका एक पुत्र था जिसका नाम क्या था, महेंद्र, और इनके एक पुत्री का नाम था हमारा क्या, संघमित्रा। इनको इन्होंने श्रीलंका भेजा। ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। श्रीलंका किस लिए भेजा, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने ही धम्म का प्रचार करवाया, ऐसा बताते हैं। धम्म, ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म अलग है और धम्म अलग है। धम्म अलग है, धम्म का मतलब होता है कुछ ऐसे नियम, तो नियमों का संग्रह धम्म कहलाया। जो अशोक ने कुछ नियम बनाए थे ताकि उन सबका फॉलो किया जाए, जैसे कि ब्राह्मणों को ना सताया जाए, गरीबों को ना सताया जाए, किसी को गुलाम ना बनाया जाए, दास कोई ना हो, पूरे समाज में हम सब बराबरी से रहें, अत्याचार नहीं करना चाहिए, जानवरों की हत्या नहीं करनी चाहिए, ऐसी चीजों पर इन्होंने मतलब ज्यादा बल दिया। तो इसी प्रकार के नियमों को उन्होंने कहा क्या, धम्म। ठीक है, तो अपनी पुत्री को इन्होंने भेजा और पुत्र को कहां पर, श्रीलंका में बौद्ध धर्म और धम्म का प्रचार करने के लिए, ध्यान रखिएगा। और पहला शासक था जिसने अपने संदेशों को जनता तक पहुंचाने के लिए अभिलेखों का प्रयोग किया। अभिलेख का मतलब है किसी भी सपाट सतह पर एक तरीके से उत्कीर्ण करना। उत्कीर्ण करना मतलब एक तरीके से खुदाई करके लिखवाना। जैसे पत्थर है, इस पत्थर पे खुदाई करके लिखवाने वाली जितनी भी कृतियां हैं उनको अभिलेख कहा गया। तो इन्होंने कई सारे स्तंभों पर, कई सारे मतलब जो इमारतें हैं उन पर अभिलेख लिखवाना स्टार्ट किए, मैसेज लिखवाना स्टार्ट किए, ताकि जो लोग हैं उनको पढ़ें और एक तरीके से मानवता के मार्ग पर आए। चलिए आगे देखिएगा, सारनाथ के अशोक स्तंभ को, सारनाथ में एक अशोक का स्तंभ है जिसमें आपने देखा होगा 4 शेर हैं, है ना, एक शेर इधर, एक शेर इधर, एक शेर इधर और एक शेर पीछे होता है। वो अजय देवगन वाला डायलॉग कि मेरा चौथा शेर इधर है, ऐसे बोलता है ना। तो जो 4 शेर है ना, अशोक स्तंभ, वही हमारा मतलब भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी है। तो वो चिन्ह किससे संबंधित है, सारनाथ में है और अशोक से संबंधित वो चित्र माना जाता है। इसके बाद सांची में, सारनाथ में और तक्षशिला में कुछ महत्वपूर्ण स्तूप भी बनवाए हैं। स्तूप क्या होता है इसको भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन आर्ट एंड कल्चर का ये पार्ट है तो आर्ट एंड कल्चर में इसको डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसे स्तूपों को लगा के लगभग 84,000 स्तूप बताते हैं कि इन्होंने बनवाए और उन पर कई सारे क्या अभिलेख लिखवाए ताकि जनता तक महत्वपूर्ण मैसेज पहुंच पाए। कुछ महत्वपूर्ण हमारे स्तूप आप देख लीजिए, जैसे आपका धमेक स्तूप, ये कहां पर है, सारनाथ में, यूपी के अंदर है। एक है आपका क्या, बरहूत स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में है। एक है आपका महाबोधि स्तूप, ठीक है ना। तो महाबोधि स्तूप मतलब बुद्ध भगवान से संबंधित ये सारे स्तूप हैं और बिहार वगैरह में मतलब ये हमारा प्राप्त है। आगे अगर आप देखोगे तो एक हमारा आता है महाभाष्य ग्रंथ। इस ग्रंथ की रचना किसने करी, पतंजलि ने करी। अब बात कर लेते हैं कि आखिर सम्राट अशोक ने कलिंग के ऊपर आक्रमण क्यों किया, उसको समझना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए जरा फास्ट, अपने समुद्री व्यापार पर एक अधिकार करने के लिए, आप सभी को पता है वो तटीय क्षेत्र है और इस तटीय क्षेत्र पर वो पूरे के पूरे हिंद महासागर के क्षेत्र पर कब्जा करना चाहते थे ताकि उनका व्यापार में एक अधिकार हो जाए, क्योंकि व्यापार में एक अधिकार होगा तो पैसा मिलेगा और जिसके पास पैसा होगा उसकी सेना ज्यादा ताकतवर होगी और जिसकी सेना ताकतवर होगी तो वो पूरे साम्राज्य का विस्तार करने में भी सक्षम होगा। और वहां से उड़ीसा में अच्छी किस्म की लकड़ियां और हाथी पाए जाते थे। इनकी प्राप्ति के लिए भी ऐसा बताते हैं कि सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर दिया। और तीसरा कारण आप सभी को पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का सपना था कि वह कलिंग पर विजय प्राप्त कर लें, इसीलिए इन्होंने उस पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया और साम्राज्य का विस्तार करने के लिए। ये एक साम्राज्यवादी राजा था जो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था,
इसीलिए इन्होंने कलिंग पर युद्ध किया। एक और बात कि यह भी अपनी आंखों में सिकंदर की तरह एक सपना लेके चला था कि विश्व विजेता बनने का, इसीलिए सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। तो कई सारे रीजन थे जिसकी वजह से कलिंग पर आक्रमण हुआ और इस युद्ध के बाद इनका पूरा जीवन परिवर्तित हो गया और ये अच्छे मार्ग पर आ गए, ऐसा बताते हैं। तो आई होप आपको इतनी सारी चीजें सम्राट अशोक के बारे में समझ में आई होंगी। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।